8 सितंबर 2025 नेपाल की सड़कों पर एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसे आज जेन ज़ी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। Thousands of young people प्रोटेस्ट में उतर आए और सिर्फ एक दिन बाद 9 सितंबर को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि नेपाल की यंग जनरेशन इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई एंड विदिन 48 आवर्स द एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज वर्चुअली वाइप्ड आउट। पीएम के.पी. शर्मा ओली resigned on 9th of September and we all saw the visuals जहां नेपाल के कैबिनेट मिनिस्टर्स को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया। हर मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल का कहना था कि ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था। नेपाल की गवर्नमेंट ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए एंड दिस dissatisfied the youth according to them, so they protested. लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन पूरे सिस्टम को सच में हिला सकता है या इसके पीछे और भी गहरी वजह थी। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सोशल मीडिया बैन को एक ट्रिगर कहा जा सकता है, लेकिन असली वजह सालों से एक्यूमुलेट हो रही करप्शन, नेपोटिज्म और इनइक्वालिटी है। पॉलिटिशियंस और उनके बच्चे जो मीडिया में नेपो किड्स के नाम से फेमस हुए, अब्रॉड ट्रैवल कर रहे थे, एक्सपेंसिव लाइफ फ्लॉन्ट कर रहे थे, जबकि एक आम नेपाली स्ट्रगल कर रहा था अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूथ इस कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत इफेक्टिवली एक्सपोज कर रहे थे एंड दिस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वाज मिस इन्फॉर्मेशन, जिस वजह से गवर्नमेंट इन एप्स को रेगुलेट करना चाहती थी। गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को डायरेक्ट किया टू लोकली रजिस्टर देमसेल्व्स इन नेपाल विद इन अ वीक, बट दे कुड नॉट रजिस्टर एंड इन एप्स को बैन कर दिया गया। नेपाल के यूथ ने इस एक्शन को अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक के रूप में देखा और ये बैन प्रोटेस्ट का मेन ट्रिगरिंग पॉइंट बना। अगर डेटा पर नजर डाले तो यूथ की फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड लगती है। नेपाल इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी की हालत ये है कि टॉप 10% ऑफ द रिचेस्ट नेपालीज के पास 40% आम नेपाली लोगों से 26 गुना ज्यादा पैसा है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% है और हर साल हजारों लोग जॉब्स के लिए गल्फ कंट्रीज और इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में नेपाल की रैंकिंग 107 है। All of this sounds quite familiar though. और पॉलिटिशियंस के बच्चे नेपो किड्स की लग्जरी लाइफस्टाइल ने इस सिचुएशन को और भी टेंस बना दिया। करप्शन का एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल देखने को मिला 2017 का एयरबस A330 डील, जिसमें नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन ने 2 वाइड बॉडी जेट्स खरीदे। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि इंटरमीडियरीज जैसे AAR कॉप और हाई फ्लाई एक्स आयरलैंड ने इन प्राइसेस को इन्फ्लेट किया और ब्राइब्स के थ्रू डील सिक्योर की। इस डील में गवर्नमेंट को लगभग 4.35 बिलियन नेपालीज रुपीस का नुकसान हुआ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन यूथ के लिए प्रूफ था इस सिस्टम का करप्ट और अनअकाउंटेबल होना। 8 सितंबर को प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट्स पर उतर गए। काठमांडू और बाकी शहरों में यूथ मास प्रोटेस्ट कर रहे थे। इट वॉज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द स्लोगन्स बीइंग रेज्ड कि ये कोई सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था। It was clearly against corruption, nepotism and the glaring inequality in Nepal. ये प्रोटेस्ट लार्जली पीसफुल था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस करने के लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए, जिसकी वजह से 19 लोगों की मौत हुई, इंक्लूडिंग अ 12-year-old बॉय। और ये नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है, which angered the people and turned the protests violent. पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और भी
पब्लिक बिल्डिंग्स को जलाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मारपीट हुई, उनके घरों को डैमेज किया, so much so that they had to run like this. होम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन किया, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि पीएम ओली शुड रिजाइन एंड दैट हैपेंड ऑन 9th of September. उनका कहना था कि वो जनता की आवाज को सुनना चाहते हैं, लेकिन सच ये था कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था. बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने आर्सन और लूटिंग जैसे इंसिडेंट्स क्रिएट किए. बैंक्स लूटे, गवर्नमेंट ऑफिसेज और प्रिजन्स तक तोड़े. इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि यूथ ने इन वायलेंट एक्ट से डिस्टेंस बनाया. उन्होंने अपने मैसेजेस में क्लियरली कहा कि हम जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन नहीं. और फाइनली आर्मी ने इंटरवीन किया और सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया. इस केओस में एनजीओज और सिविल सोसाइटी का रोल क्रूशल. ग्रुप्स जैसे हामी नेपाल, सोशल वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल और लोकल यूथ क्लब्स ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, मेडिकल एड और फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड की और यूथ को पीसफुल और गोल ओरिएंटेड बनाए रखा. इनका कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया कि मूवमेंट का फोकस कंस्ट्रक्टिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पर हो. प्रोटेस्ट के बीच यूथ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी यूज किया. डिस्कॉर्ड सर्वर्स जैसे यूथ अगेंस्ट करप्शन और नेपाल्स फ्यूचर पे डिस्कशन और पोल्स चल रहे थे और प्रोटेस्ट के हर स्टेप को केयरफुली प्लान किया जा रहा था. अब बड़ा सवाल था कि नेपाल को लीड कौन करेगा, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा. यहाँ फिर यूथ ने डिस्कॉर्ड पर पोल चलाया और अपने इंटरिम लीडर को चूज किया, एंड दैट्स ट्रू थ्रू डिस्कॉर्ड. और पोल में सबसे ज्यादा वोट्स मिले सुशीला कार्की को. ऑन 12th of September कार्की नेपाल की फर्स्ट पीएम बनी. कार्की नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं और करप्शन के खिलाफ अपने स्ट्रिक्ट स्टांस के लिए मशहूर भी है. इन मई 2017 गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड करने की कोशिश की क्योंकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन साइन किया बिकॉज अंडर हर लीडरशिप द अपॉइंटमेंट ऑफ जया बहादुर चंद वाज ओवरटर्न्ड एज द पुलिस चीफ. कोर्ट ने सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर नोराज सिलवाल को इस पोजीशन के लिए चूज किया. यूएन ने इस इम्पीचमेंट एफर्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा और कार्की जून 2017 में रिटायर कर गए. यूथ के लिए उनका नाम एक सिंबल था, होप और अकाउंटेबिलिटी. डिजिटल पोलिंग के थ्रू उन्हें इंटरिम पीएम इलेक्ट किया गया बाईपासिंग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल चैनल्स. हमें उम्मीद है कि नेपाल में अब सिचुएशन सुधरेगी और यूथ की डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा. We hope to see our neighbor flourish and continue on the democratic path. अगले इलेक्शंस मार्च 2026 के लिए शेड्यूल किए गए. ये अपराइजिंग एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था. नेपाल की हिस्ट्री खुद स्ट्रगल फॉर राइट्स की है. 1990 का जन आंदोलन जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया, 2006 का लोकतंत्र आंदोलन जिसने मोनार्की को खत्म करके एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाया और 2008 में मोनार्की ऑफिशियली एंड हुई. ये सब प्रूफ है कि नेपालीज पीपल अपने राइट्स के लिए खुद खड़े होते हैं और जेनजी रेवोल्यूशन उसी लेगेसी का एक नया चैप्टर है. ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक मैसेज है कि जब यूथ यूनाइटेड होती है तो अपनी आवाज उठाती है और सिस्टम को बदलने पर मजबूर भी करती है. नेपाल के जेनजी ने दिखाया कि चेंज पॉसिबल है
और अगर ज़रूरत पड़े तो वो खुद सिस्टम को रीशेप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द एसेंस हब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।